है कि क्यानहू साहब और आपको ये मामूली सी भेंट पसंद आएगी। ये टोकरी तो बांस की बनी है। मैंने आज तक इतनी सुंदर मिठाइयाँ और ऐसी बांस की टोकरी कभी नहीं देखी। शियाओ झेंग, तुम्हारी पत्नी सच में बहुत होशियार और हुनरमंद है। उसके पास गजब का दिमाग है। ये बांस की टोकरी मेरी पत्नी के दिमाग की ही उपज है। उसने एक कारीगर से ये जालीदार डिजाइन बनवाया है ताकि इसमें हवा जा सके और नमी न रहे। इसे खास तौर पर मिठाइयाँ रखने के लिए बनाया गया है। बाद में इसे घर का सामान रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुंदर भी है और काम की भी। और ये मिठाइयाँ राजधानी में मिलने वालों से भी बेहतर, दुकानों में बिकने वालों से भी अच्छे हैं। मेरी तरफ से उनसे एक बात कहना, तुम्हारी पत्नी के इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। त्योहार का ये तोहफा मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। मालकिन को पसंद आया, यही बहुत है। इस बांस की टोकरी का इस्तेमाल होने के बाद इसमें सुई धागा और छोटी मोटी चीजें रखी जा सकती हैं। मालकिन इसे अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए रख सकती हैं। शियाओ झेंग, तुमने बहुत अच्छी लड़की से शादी की है। ऐसी समझदार पत्नी के होने से जो घर को इतनी अच्छी तरह संभालती है। छावनी के सारे काम मैं भी बेफिक्र होकर तुम्हें सौंप सकता हूँ। ये सब उस दिन हुजूर की मेहरबानी का ही नतीजा है। आपका ये सेवक आगे भी पूरी लगन से सेना का काम करेगा और हुजूर के भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो फिर अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। पहले मुझे लगता था कि शियाओ झेंग बस एक बहादुर और युद्ध करने वाला इंसान है जो सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करना जानता है, जिसे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन उसमें कोई कोमलता नहीं है। लेकिन अब लगता है कि मैं ही उसे पहचानने में चूक गया। आप लोगों को उनकी ताकत से तोलते हैं, इसलिए आपको बाकी चीजें नजर नहीं आती। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जरा इस त्योहार के तोहफे को ही देख लीजिए। मिठाई का स्वाद बिल्कुल नया है। बांस की टोकरी भी नए तरीके से बुनी गई है। यहाँ तक कि खुशबूदार थैली से भी मुझे कपूर और जड़ी बूटियों की महक आ रही है, जो मच्छरों को भगाती है और मन को शांति देती है। एक तीर से दो निशाने। हर चीज में कितनी समझदारी छुपी है, फिर भी कोई दिखावा नहीं लगता। दिल को बहुत अच्छा लगता है और एक सुखद एहसास भी होता है। ये सलीका क्या किसी आम परिवार वालों में ऐसी बात होती है? तुम्हारा मतलब है कि शियाओ झेंग की बीवी कोई आम औरत नहीं है? अरे वो तो कमाल की है। शियाओ झेंग ने जो इतनी तरक्की की है, उसमें आधी मेहनत उसकी समझदार बीवी की है। जब किसी को ऐसी समझदार और होशियार बीवी मिल जाए जो घर पर रहकर उसे पूरा सहारा दे, ताकि वो मोर्चे पर बेफिक्र होकर काम कर सके और कोई उसके लिए लोगों से रिश्ते भी निभाए, तो फिर उसका आगे बढ़ना पक्का ही है। मैं तुम्हारे साथ 2 साल से सरहद पर हूँ। उन तमाम कमांडरों के परिवार वालों ने कभी खुद से मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं की। शियाओ झेंग की बीवी वो पहली ऐसी इंसान है जिसने मुझे त्योहार का तोहफा भेजा है। पहले मुझे हमेशा लगता था कि मैं यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, लेकिन अब लगता है कि इन्हें अपने साथ जोड़ा जा सकता है। फौजी छावनी में बहादुर और ताकतवर लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसके पास हुनर भी हो और जो अपनी हद भी जानता हो, जिसके परिवार के संस्कार अच्छे हों और जो बहुत सूझबूझ से काम लेता हो, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आज त्योहार पर मिली ये टोकरी कोई बहुत महंगी नहीं है, ना ही कोई दिखावा है, लेकिन इससे दिल की सच्चाई दिखती है और इंसान की नीयत का पता चलता है। ऐसे इंसान को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। आगे से एक शोना टुकड़ी की अगुवाई करने का काम उसके कंधों पर और भी डाला जा सकता है, ताकि उसे और तजुर्बा मिले। अगर तुम्हें सही लग रहा है तो ठीक है। मुझे तो लगता है शियाओ झेंग और उसकी बीवी आगे चलकर जरूर बहुत नाम कमाएंगे। पतिदेव, मुझे ये टोकरी बहुत सुंदर लग रही है। मूनकेक भी त्योहार के हिसाब से एकदम सही है। क्यों न सेनापति जी के घर भी कुछ भिजवा दे, शुभ शगुन भी हो जाएगा और सेनापति जी की नजरों में आपका अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है, मुझे भी सही लग रहा है, जैसा तुम कहो। अरे आहे और गुईलान बहन आई हैं। जल्दी अंदर आकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत बनाकर लाती हूँ। चू चू दीदी, आज मध्य शरद उत्सव है। हमारे आहे ने एक नई तरह की खाने की चीज बनाई है जिसे मून केक कहते हैं। इसके 3 अलग स्वाद हैं। खास तौर पर एक टोकरी आपको चखने के लिए लाए हैं। अरे तुम लोग भी ना, भला तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? ये टोकरी कितनी सुंदर बनी है। तुमने नाहक ही इतना खर्चा किया। इतना संकोच करने की क्या बात है? हम सब तो एक ही गाँव के हैं। मुखिया जी, आप तो हमें पराया कर रहे हैं। गांव के हर छोटे बड़े काम में आपने हमेशा जी जान से मेहनत की है। आप हमेशा सही फैसला करते हैं, चाहे लोगों को काम दिलाना हो या खेतों की जुताई का काम हो या पड़ोसियों का झगड़ा सुलझाना हो। आप हर काम बहुत अच्छे से संभालते हैं। हमारा पूरा परिवार आपकी बहुत इज्जत करता है। ये तो बस हमारी तरफ से प्यार की एक छोटी सी भेंट है। मुखिया जी, मैंने अभी देखा कि आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या कोई बात सता रही है आपको? और क्या हो सकता है, सब सेना के लगान का ही तो चक्कर है। इस साल कभी सूखा तो कभी बाढ़ रही। हमारे पूरे फौजी गांव में पैदावार 30% कम हुई है। कुछ ही दिनों में हमें छावनी जाकर अनाज का लगान चुकाना होगा और एक दाना भी कम नहीं दे सकते। लेकिन अगर पूरा अनाज दे दिया तो हर घर में खाने के लिए नाम मात्र का ही अनाज बचेगा। जिन परिवारों में लोग कम हैं, मुझे डर है कि वे अगले वसंत तक टिक नहीं पाएंगे। मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे खेत के पीछे मैंने कुछ नए बीज बोए हैं। उनमें से एक कुट्टू है
जो सूखा और बंजर जमीन आसानी से सह लेता है। यह साधारण सूखी जमीन में भी जड़ पकड़ लेता है। इसे ज्यादा पानी या अच्छी मिट्टी नहीं चाहिए। इसे तैयार होने में सिर्फ 70 दिन लगते हैं और फिर इसकी कटाई की जा सकती है। क्या तुम सच कह रही हो? क्या सच में इतने कम समय में उगने वाली कोई फसल है? बिल्कुल सच है। पहले मेरे पास बीज बहुत कम थे, इसलिए मैंने सोचा कि पहले थोड़ी खेती करके देख लूं, ताकि और ज्यादा बीज जमा कर सकूं। जब गांव वाले इसे अपनी आंखों से देखेंगे तो उन्हें भी जल्दी विश्वास हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। सु नियांग जी, तुमने हमारे पूरे गांव पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा ये काका पूरे गांव की तरफ से तुम्हें दिल से धन्यवाद देता है। समय जितना मुश्किल हो, हमें उतना ही एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। आज कौन सी हवा आप सास बहू को यहाँ ले आई? जल्दी अंदर आकर बैठिए। अरे भाग्यवान, तुम ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर मेहमानों के लिए मीठा पानी लाओ। इतनी खातिरदारी की क्या जरूरत है? शाओ परिवार आजकल सच में बहुत दरियादिल हो गया है। शुक्र है कि जब काम पर रखा जा रहा था मैंने कोई नखरे नहीं दिखाए और ना ही कोई परेशानी खड़ी की, वरना आज मुझे त्योहार का इतना शानदार तोहफा नहीं मिलता। गुइशियांग, तुम्हारे शाओ परिवार के दिन आजकल बहुत तरक्की कर रहे हैं। अगर पैसे कमाने का कोई अच्छा रास्ता मिले तो हमारे परिवार को भी साथ ले लेना। हम सब एक ही गांव के तो हैं। अरे कैसा रास्ता! बस आही ने कुछ समय पहले कुछ जड़ी बूटियों को पहचान लिया था और उन्हें पहाड़ से तोड़कर बेच दिया, जिससे कुछ पैसे मिल गए। अब वो सारे पैसे जमीन खरीदने और घर बनाने में लग गए हैं। अब तो हम बस अपनी जमा पूंजी पर ही गुजारा कर रहे हैं। गुइशियांग चाची, मैंने बहुत पहले सुना था कि छोटी बहू के हाथों में गजब का हुनर है। ये मूनकेक कितने अनोखे और सुंदर हैं। क्या तुम हमें इसे बनाना सिखा सकती हो? अगर हम सीख गए तो अपने घर वालों के लिए भी बना सकेंगे। हाँ बिल्कुल, हम सब पड़ोसी ही तो हैं। एक दूसरे के काम आना चाहिए। हमें भी सिखा दो ना। मुझे माफ करना, हमारे घर में हम किसी को शागिर्द नहीं बनाते और ये खास तरीका हम बाहर वालों को बिल्कुल नहीं बताते। इसे बनाने का तरीका आम तरीकों से बिल्कुल अलग है। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम लोग इसे नहीं बना पाओगे। इसमें बहुत झंझट है और आज का अंदाजा सिर्फ हाथों के हुनर से होता है। घर पर ना तो सही बर्तन है और ना ही तजुर्बा। तरीका जानकर भी कोई फायदा नहीं होगा। सब चुप रहो। वो लोग कितने प्यार से त्योहार का शगुन लेकर आए हैं और तुम लोग उनके काम के तरीके पूछ रहे हो, उनके नुस्खे मांग रहे हो। ये क्या तमाशा है? मुझे सच में बहुत अफसोस है। घर की औरतें हैं ना, समझ छोटी है और बिना सोचे समझे बोलती हैं। आप लोग इनकी बातों का बुरा मत मानना। कोई बात नहीं मुंशी शीन, दरअसल ये हुनर थोड़ा अलग है। इसे किसी और को नहीं सिखाया जा सकता। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। हमारे अच्छे दिन आते देख, ये लोग हमसे चिपक कर सब सीखना चाहते हैं। कितने बेशर्म हैं ये लोग। माँ, गुस्सा मत करो। कामयाबी मिलती है तो लोग जलते ही हैं। जैसे जैसे हमारे दिन सुधरेंगे लोग हमारे बारे में जानने की कोशिश करेंगे ही। हमें बस अपने काम से काम रखना चाहिए। चलो चले, अभी चुनशियांग के घर और लू परिवार को भी शगुन देना है। सुहे दीदी, आप यहाँ कैसे? आज मिड ऑटम का त्योहार है तो तुम्हारे लिए थोड़े घर के बने मून केक लाई हूँ। इन्हें खाकर देखो, त्योहार की खुशी के लिए। सुहे दीदी, आपने तो ये शगुन बहुत ही शानदार दिया है। कितने सुंदर है ये। आपके हाथों में तो जादू है। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। आज मिड ऑटम का त्योहार है, इसलिए भाभी के लिए कुछ मून केक लाई हूँ। 3 अलग अलग स्वाद में हैं। आप सब लोग मिलकर खाइएगा। अरे आपने बेकार में इतनी तकलीफ उठाई। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। ये दोनों पास ही रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि संगत का असर हो गया हो। दोनों एक जैसा बर्ताव कैसे कर रहे हैं? भाभी, आपने जो दिया है वो बहुत कीमती है। हमारे पास भी आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। बस पहाड़ की ये कुछ चीजें हैं, आपको इन्हें रखना ही होगा। ठीक है, मैं रख लेती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे अभी कुछ और घरों में भी जाना है, फिर किसी दिन फुर्सत में बात करेंगे। सू जी, आज मिड ऑटम का त्योहार है। मैंने कुछ मून केक बनाए थे, आप दोनों भाभीियों के लिए चखने को लाई हूँ। ये बस मेरी तरफ से थोड़ा सा प्यार है। वैसे भी आप दोनों के परिवारों ने हमारा बहुत ख्याल रखा है।
क्या हमें ये लेना चाहिए? मैं तो ठीक से एक बात भी नहीं कह पाई। सूजी सच में बहुत अच्छी इंसान है। हम दोनों के परिवारों ने कभी उनकी कोई खास मदद नहीं की, फिर भी उन्हें हमारा ख्याल रहा और खुद चलकर हमारे घर देने आई। इसमें कोई हैरानी नहीं कि शियाओ परिवार दिन ब दिन इतनी तरक्की कर रहा है। जो लोग इतने समझदार और संस्कारी होते हैं और जिनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं होता, उन्हें हर जगह इज्जत ही मिलती है। आगे से कमांडर शियाओ जब भी कोई काम सौंपेंगे, हमारे आदमियों को पूरी लगन से काम करना होगा। कैंप के बाकी कमांडरों को भी तोहफे भेजे गए हैं, यहाँ तक कि दोनों जूनियर अफसरों के घर भी। तो भला वो सिर्फ शेन परिवार को कैसे छोड़ सकती हैं? भले ही मैं सूलान से कोई मतलब नहीं रखना चाहती, पर दुनियादारी का लिहाज तो रखना ही पड़ता है। कुछ दिन पहले शाओ परिवार के गहनों की चोरी छिपे नकल की और देखा देखी अपनी दुकान लगा ली। लगता है ये सूहे उसी का हिसाब करने आई है। आज मिड ऑटम का त्योहार है। मैं अपने पति की तरफ से शेन बाइखू को त्योहार का तोहफा देने आई हूँ। अरे शाओ परिवार की बहू आई है, जल्दी अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये टोकरी तो बहुत ही सुंदर है। इस पर झालर वाली खुशबूदार पोटली भी लटकी है। देखकर ही लग रहा है कि बड़ी मेहनत से बनाया है। अंदर का सामान भी पक्का बहुत अच्छा होगा। आज घर पर त्योहार की कोई भी तैयारी नहीं हो पाई थी। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। सूहे बहन, तुमने बहुत ख्याल रखा। मैं अब माँ बनने वाली हूँ और मेरा शरीर थोड़ा नाजुक रहता है। घर के छोटे मोटे कामों पर भी ध्यान नहीं दे पाती, बस आराम ही करना पड़ता है। तुम्हारी शाओ परिवार में शादी हुए काफी दिन हो गए हैं ना, फिर अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं मिली? एक औरत की पूरी जिंदगी आखिर में तो घर बसाने और अपना परिवार बढ़ाने के लिए ही होती है, तभी उसकी जिंदगी पूरी मानी जाती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक औरत की अहमियत सिर्फ बच्चे पैदा करने और खानदान को आगे बढ़ाने में ही है? पहले बड़ी साहिबा ने हमें पढ़ना लिखना सिखाया, तौर तरीके और हुनर सिखाए। क्या वो सिर्फ इसलिए था कि हम आगे चलकर किसी के लिए बच्चे पैदा करें? वो चाहती थीं कि हम इतने काबिल बन जाएं कि अगर हम अकेले भी हों तो भी इस दुनिया में अपने पैरों पर खड़े हो सकें, किसी के मोहताज होकर ना जिए। मैंने तो कभी नहीं सोचा था मैं तुमसे किस बात के लिए लड़ूं। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे एक बड़ी और बेहतर दुनिया की ओर बढ़ना है। मेरी अहमियत साबित करने के लिए सिर्फ पति की सेवा और बच्चे पालने तक सीमित नहीं है। बस यही एक रास्ता नहीं है। मेरी दुआ है कि तुम्हारे आने वाले दिन बहुत अच्छे और सुकून से बीते। तुम अपना ध्यान रखना। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहें। सूहे अभी तक माँ नहीं बनी है, फिर भी उसने शियाओ परिवार को बहुत खुशहाल बना दिया है। सास उसकी इज्जत करती है, ननद उससे बहुत प्यार करती है, यहाँ तक कि पत्थर दिल वाले शियाओ झेंग की नजरों में भी उसके लिए प्यार झलकता है। आखिर उसके पास ऐसा क्या जादू है? मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, पर मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर मैं किस बात से इतनी चिढ़ रही हूँ। इस नई दुनिया में दूसरा जन्म लेने के बाद ये मेरा पहला मिड ऑटम त्योहार है और वो भी मेरे नए परिवार के साथ बिता रही हूँ। इसकी बात ही कुछ और है, इसलिए इसे थोड़े खास तरीके से मनाना चाहिए। भाभी, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। थोड़ी देर रुको, ये और भी लाजवाब हो जाएगा। आज रात चांद देखते वक्त हमें पहले से ही तैयारी करके रखनी होगी। खाने के लिए सूखे मेवे और एक बर्तन में फूल और फलों की चाय बनानी होगी। चांद पूरा होने वाला है और घर वाले वापस आने वाले हैं। घर की ये छोटी छोटी खुशियाँ और हर साल का सुकून, मेरे दिल में बस यही सबसे बेहतरीन मिड ऑटम त्योहार है। पिछले सालों में मिड ऑटम के मौके पर बस रूखा सूखा खाना ही नसीब होता था और सब कुछ बिल्कुल फीका और उदास लगता था। लेकिन अब मेरा ये घर सच में पूरी तरह से बदल गया है। शाओ झेंग, होंगे तुम घने पहाड़ों में जिनसेंग खोजने गई थी। इसे देखकर तो लगता है ये सचमुच 100 साल पुराना जिनसेंग है। तुम आराम से बताओ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम पहाड़ों की गहराई में चली गई थी, फिर क्या हुआ? तुम्हें कोई खूंखार जानवर मिल गया था, बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक। और फिर क्या हुआ? उसने तुमसे खजाना छीनने की कोशिश की। तुम दोनों की लड़ाई हुई और तुम जीत भी गई। क्या बात है?
बहुत बढ़िया, हमारी होंगेंग सबसे ताकतवर है। जल्दी जाओ और आयुए से कहो कि वो तुम्हें अच्छे से नहला दे। माँ दोपहर को ही अपने मायके जाने के लिए निकल गई थी। आने जाने के लिए 6 घंटे काफी थे। रात हो गई है, फिर भी वो अब तक वापस क्यों नहीं आई? कहीं रास्ते में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? ये लोग किस रिश्तेदार से मिलने आए हैं? अरे बाप रे, वो भी खच्चर गाड़ी में। हमारे गांव में तो सिर्फ मुखिया जी के पास ही एक बैलगाड़ी है। गांव में पहले कभी खच्चर गाड़ी आते नहीं देखी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैंने भी नहीं सुना कि किसी का कोई इतना अमीर रिश्तेदार है। मुझे इस गाड़ी में बैठा इंसान कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? अर्जुन, तुम एक बार फिर से मेरे इन कपड़ों को देखो। क्या इनमें कुछ अजीब लग रहा है? क्या ये देखने में अजीब लगेगा? फिक्र मत कीजिए माँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कपड़े पहनकर आप बहुत खिली खिली लग रही हैं। शियाओ परिवार में शादी किए हुए 10 साल से ज्यादा हो गए। हर बार मायके पैदल ही आना पड़ता था। हाथ भी हमेशा खाली ही रहते थे। कभी सिर उठाकर नहीं चल पाई। आज मेरी बहू की बदौलत आखिरकार मैं भी शान से एक बार मायके जा पा रही हूँ। अरे मैंने तो पहचान लिया, ये वांग शीतो के घर की बेटी गुईशांग नहीं है क्या? शक्ल तो बिल्कुल नहीं बदली। सच में गुईशांग ही लौट कर आई है। कितने सालों बाद दिखाई दी है और देखने में तो पहले से भी कहीं ज्यादा अच्छी लग रही है। भाभियों और चाचियों, मैं वांग गुईशांग ही हूँ। आज अपने मायके आई हूँ शरद उत्सव के तोहफे देने। अरे गुईशांग, हर साल तो तुम पैदल ही आती थी, आज इतनी शान और शौकत कैसे? और बग्घी में बैठकर आई हो? कहीं तुम्हारे बड़े बेटे को फौज में कोई बड़ा पद तो नहीं मिल गया? ये सब तो मेरी बहू ने घर के लिए खरीदा है। चलिए बहनों, मुझे जल्दी माँ बाबूजी को तोहफे भी देने हैं। फिर किसी दिन फुर्सत में आप सबसे आराम से बात करूंगी। लगता है शियाओ परिवार सच में अमीर हो गया। नए नए कपड़े और बग्घी की सवारी, इनके दिन तो सच में फिर गए। गुईशांग की तो मान लो किस्मत ही चमक गई। सारे दुख दर्द खत्म हो गए। ये सब क्या हो रहा है? आज मिड ऑटम फेस्टिवल है। घर में कोई आहट तक क्यों नहीं हो रही? बुआ जी, मानचांग, तुम दरवाजा क्यों खोल रहे हो? तुम्हारे दादा दादी कहाँ हैं? घर में इतनी खामोशी क्यों है? बुआ जी, घर में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं पहले इसे अंदर बांध आता हूँ। ठीक है, जाओ। लौटने में इतनी देर कैसे हो गई? क्या रास्ते में कोई परेशानी हुई या फिर कुछ बात हो गई? ये बहुत लंबी कहानी है, कोई जल्दी नहीं है। पहले हम अंदर चलते हैं, आराम से बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। क्या ये वही आंगन है जहाँ मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार दी? पहले त्योहारों पर कोई ढंग की चीज भी हम खरीद नहीं पाते थे। सब कितना सुना सुना लगता था। अब जब से आहे ने दिल से घर संभाला है तो देखो त्योहार की कितनी रौनक आ गई है। असल में त्योहार का मजा इस बात से नहीं आता कि घर में कितना पैसा है, बल्कि इस बात से आता है कि कोई दिल से परवाह करता है या नहीं। भाभी, आपने तो कमाल की सजावट की है। हमारा आंगन कितना जगमगा उठा है। मैं अभी भावुक हो ही रही थी कि इस शैतान लड़के ने सब खराब कर दिया। जल्दी जाओ और अपने हाथ धो लो। खाने के लिए हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जी बिल्कुल। आज रात हम टोमेटो हॉटपॉट खाएंगे। हम साथ साथ सब्जियां उबालकर खा सकते हैं, एकदम गर्म और स्वादिष्ट। मेज पर ये जो रखा है ये सब खाने के साथ की चीजें और नमकीन हैं। सब लोग अपनी मर्जी से पकाकर खाएं, जी भर के खाएं। मैंने फलों और फूलों का शरबत भी बनाया है। ये मीठा और ताज़ा है जो खाने का भारीपन दूर करेगा। आज शरद पूर्णिमा का त्योहार है। मेरी दुआ है कि हमारा परिवार हमेशा सलामत रहे और हम सब हर साल ऐसे ही साथ रहें। हमारी जिंदगी और बेहतर होती जाए, सब काम सफल हों और सभी स्वस्थ रहें। तुमने बहुत मेहनत की है। इतने दिनों से घर की मरम्मत, खेतों का काम और घर का सारा काम संभालना, हर चीज में तुमने ही अपना खून पसीना एक किया है। घर की हालत जो धीरे धीरे सुधर रही है, ये सब तुम्हारी ही मेहनत का फल है। मैं शराब की जगह इस शरबत को ही तुम्हारे सम्मान में पीता हूँ। अरे हम सब एक ही परिवार हैं, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। सबसे ज्यादा मेहनत तो आहे ने ही की है। माँ को अच्छे से बोलना नहीं आता, पर मेरे दिल में सब एकदम साफ है। हमारा परिवार जो आज ऐसे अच्छे दिन देख रहा है, ये सब तुम्हारी ही वजह से है। आगे से तुम जो भी करोगी, माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी। तुम बस बिना किसी फिक्र के अपना काम करना। बहुत बहुत शुक्रिया माँ। मैं भी भाभी का साथ दूंगी। भाभी जो भी करेंगी मैं भी वही करूंगी। और मैं भी भाभी को आगे कभी भी कोई काम हो तो बस मुझे बता देना। हम अपनी होंगेंग को भी नहीं भूले हैं।
लो तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ प्याला टकराता है। चलो अब खाना शुरू करते हैं। सारा खाना तैयार है, जिसे जो खाना हो आराम से खाए, खुद पका लो। अगर आपको लगे शोरबे का स्वाद फीका है, यहाँ चटनी भी रखी है, सब अपने हिसाब से थोड़ा मिला लें, स्वाद और भी बढ़ जाएगा। मैं पहले चक्कर देखता हूँ। भाभी, आपको कैसे सूझा खाने का ये नया तरीका बहुत ही मजेदार है। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि मुझे इतना अच्छा लगता है? ऐसा चटपटा खाना। मुझे भी बड़ा गजब का स्वाद है। सादा खाने से तो ये कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। क्या वाकई ये इतना स्वादिष्ट है? सच कहूँ तो ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। माँ, आज आप लोग वांग गांव गए थे ना? क्या कोई बात हो गई है? अभी सब लोग यहाँ हैं, आप आराम से बताइए। अगर आज मैं और अर्जुन वहाँ न गए होते तो सच में पता ही नहीं चलता कि घर पर